हेलो दोस्तों, भूमिका ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार वापस से स्वागत है। और आज हम चैप्टर नंबर 6 ट्वेल्थ क्लास ज्योग्राफी मानव भूगोल पढ़ने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। देखो, इससे पहले हम लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी पढ़ रखी थी। इस चैप्टर में हम तृतीयक और चतुर्थक की गतिविधियों के साथ पंचम गतिविधियों को भी कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर को शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए। तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, जैसा कि मैंने बहुत बार आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कर रखा है कि तृतीयक क्रियाकलाप होता क्या है। तो जब हम ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं या बनी बनाई वस्तुओं को हम जब बेचते हैं, तो इस प्रकार की गतिविधि को ही हम तृतीयक गतिविधि के रूप में जानते हैं। तो इधर भी आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, तृतीयक क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों को शामिल किया जाता है। यानी उत्पादन प्रोडक्शन भी होगा, तो विनिमय यानी खरीदना और बेचना भी होगा। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है, और उत्पादन में क्या उत्पाद करेंगे तो सेवा इसमें इंक्लूड की गई है जिनका उपभोग किया जाता है। जबकि विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार सुविधाओं को शामिल किया जाता है। तो उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल है। उत्पादन में हम सेवाओं का उपभोग करते हैं, और विनिमय में क्या होगा, व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाओं को इंक्लूड करके हम क्या करते हैं, विनिमय करते हैं। अब तृतीयक क्रियाकलाप को हम उत्पादन और सेवाओं के आधार पर दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। इसको समझ लेना बच्चों, या आप लोगों ने पहले कभी प्रीवियस 10th क्लास में पढ़ा होगा, इधर 12th क्लास में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो तृतीयक क्रियाकलापों को हम उत्पादन और सेवाओं के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, उच्च स्तरीय सेवाएं और निम्न स्तरीय सेवाएं। हायर लेवल की सर्विस होती है और निम्न स्तर की सेवाएं होती है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था, देश विभिन्न प्रकार के हैं, और विभिन्न प्रकार के देश उनकी एक्टिविटी के बेसिस पे डिपेंड करते हैं कि वो गरीब है, विकासशील है या फिर विकसित है। हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि जो देश प्राइमरी एक्टिविटीज में काम करता है, यानी प्रोडक्शन करते हैं, एग्रीकल्चर, पशुपालन आदि। एग्रीकल्चर हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया है, मछली पालन हो गया है। ये सारे जितने भी क्रियाकलाप होंगे, वो देश, जिन देशों में ये सारे क्रियाकलाप होंगे, वो देश सामान्यतः गरीब या फिर आर्थिक रूप से कमजोर राष्ट्र होते हैं। फिर अपन ने बात कर ली थी कि जब हम चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी प्राकृतिक उत्पाद से हम तैयार माल में कन्वर्ट करते हैं, जिस देश में ये गतिविधियां होती है वो देश विकासशील देश होते हैं। और जिन देशों में केवल ट्रेड यानी चीजों को खरीदना बेचना और सेवाओं का ज्यादा विस्तार जिस देश में ज्यादा दिखाई देता है, वो देश विकसित देशों की श्रेणी में आता है। अब अपन ने इसमें ही सब कैटेगराइज कर लिया है, यानी तृतीयक क्रियाकलाप जिसमें हम सेवाओं को शामिल करते हैं। तो सेवाएं भी दो प्रकार की होती है। फोकस करना बच्चों, मैंने क्या कहा है कि तृतीयक क्रियाकलाप में हम कोई नया उत्पाद नहीं बनाते, बनी बनाई वस्तुओं का एक खरीदना और बेचना, ये क्रियाकलाप शामिल होता है। तो यहाँ पर बनी बनाई वस्तुओं में एक तो उच्च स्तरीय सेवाएं होती है, दूसरी निम्न स्तरीय सेवाओं के रूप में अपन इसको कैटेगराइज करते हैं। एक बार समझ लेंगे, जैसे उच्च स्तरीय सेवाओं में क्या होगा, जैसे डॉक्टर, शिक्षक या फिर वकील की जो सेवा है, वो आपकी उच्च स्तरीय सेवाएं हैं। ये लोग हम लोगों को कोई भी नया चीज बना के नहीं देते हैं, लेकिन ये जो सर्विस करते हैं, जो सेवा प्रदान करते हैं, वो हायर लेवल की सर्विस होती है। निम्न स्तरीय सेवाओं में क्या होगा, जैसे हम बाल कटाने के लिए बार्बर के पास चले गए, जूता सिलवाने के लिए हम मोची के पास चले गए, कपड़े वॉश करवाने के लिए यानी धुलवाने के लिए हम किसके पास चले गए, धोबी के पास चले गए, मैकेनिक के पास चले गए किसी नल को ठीक करवाने के लिए। तो ये लोग भी हमें कोई नई चीज बना के नहीं देते हैं, ये हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, यानी सेवा प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन इनकी सेवा का जो अनुपात है या इनकी सेवा से होने वाला जो अर्निंग है, वो कम होता है बजाय उच्च स्तरीय सेवाओं के। डॉक्टर के कंपैरिजन में जो बार्बर होगा, नाई होगा, जो बाल काटेगा, वो उसकी जो सर्विस होगी वो कंपैरेटिवली सस्ती होती है। लेकिन डॉक्टर जो आप लोगों का इलाज प्रोवाइड करवाता है, जो सेवा प्रोवाइड करवाता है, उसमें वो हजारों की संख्या, हजारों के पैमाने में वो आपसे पैसा वसूल कर लेता है। तो इसी को अपन को समझना था। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है स्मार्ट बोर्ड पे, उच्च स्तरीय सेवाओं में विशेष ज्ञान, कौशल, दक्ष लोग शामिल होते हैं जिनका वेतन सामान्यतः ज्यादा और कार्य घंटे कम होते हैं। तो एग्जैक्टली सही बात है। ये लोग हमें, जैसे डॉक्टर हो गया है, अध्यापक हो गया है, कैशियर हो गया है, वकील हो गया है, कोई अभियंता यानी इंजीनियर हो गया है, ये कम टाइम के काम करते हैं, मानसिक योग्यता के बेसिस पे काम करते हैं।
तो ये कम समय में ज्यादा पैसा अर्न करते हैं। ज्यादा इनमें दक्षता होती है, उस अनुपात में ये कम समय में इतने इतने कार्य को देख लेते हैं या फिर कर लेते हैं कि इनकी जो अर्निंग का जो अनुपात है वो सामान्यतः ज्यादा देखने को मिलता है या ज्यादा होता है। निम्न स्तरीय सेवाओं की बात कर लेंगे तो निम्न स्तरीय सेवाओं में कम कौशल, ज्यादा दक्ष व्यक्ति नहीं होता है, लगभग कम शिक्षा की आवश्यकता होती है, कम दक्षता की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से कड़ी मेहनत के बाद भी कम वेतन अथवा कम आय प्राप्त करने वाले ये लोग होते हैं, जिसमें नलसाज हो सकता है जिसको हम प्लम्बर कह रहे हैं, टेक्नीशियन हो सकता है, धोबी हो सकता है, नाई हो सकता है, कोई दुकानदार हो सकता है, कोई ड्राइवर यानी चालक हो सकता है, कोषपाल हो सकता है। ये सब लोग निम्न स्तरीय सेवाओं में शामिल होते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया है एक्टिविटी तृतीय प्रकार की है, लेकिन इसमें भी उच्च स्तरीय सेवाएं और निम्न स्तरीय सेवाओं के रूप में इसका क्लासिफिकेशन किया गया है और ये अपन को समझना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा कि तृतीय क्रियाकलापों में उच्च स्तरीय निम्न स्तरीय सेवाओं में किस प्रकार से अंतर है, बताइए, उदाहरण बताइए। तो आपको इस तरह से क्लासिफिकेशन करना है, दिमाग में सेट रखना है बच्चों की तृतीय क्रियाकलाप में हम कोई नई चीज नहीं बनाते हैं, बनी बनाई चीजों को ही बेचते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, सेवा उपलब्ध करवाते हैं, और ये लोग सेवा ही प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन इनकी सेवाओं में अंतर है, जैसा कि आपने देख लिया है। तो आगे चलते हैं, तृतीय क्रियाकलाप का वर्गीकरण। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में ये वर्गीकरण दिया गया है बेटाओ, तृतीय क्रियाकलापों का वर्गीकरण है, जिसमें हम 4 भागों में इसको डिवाइड कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तक के अनुसार है व्यापार एवं वाणिज्य, तो व्यापार वाणिज्य तृतीय क्रियाकलाप का एक अंश है। फिर हो जाएगा हमारा परिवहन हो जाएगा, तो परिवहन भी तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत ही आता है। फिर संचार हो जाएगा, कम्युनिकेशन, और फिर सेवाएं हो जाएगी जो अलग अलग कैटेगराइज है। अब इसके सब टॉपिक भी देख लेते हैं। व्यापार वाणिज्य में देखो किस प्रकार का हो सकता है, तो आप वीडियो को चाहे से जूम करके देखना, थोक व्यापार या फुटकर व्यापार लिखा हुआ है। तो थोक व्यापार तो क्या हो गया है, थोक व्यापार का मतलब हो गया होलसेल रिटेलर, जो कि थोक के भाव में वस्तुओं को इकट्ठा बेचता है, एक एक सामग्री नहीं बेचता है। तो थोक व्यापार को 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं, एक तो नगरीय आपूर्ति घर के रूप में और दूसरा है ग्रामीण मंडियों के रूप में। क्लियर। के बाद में फुटकर व्यापार की बात करेंगे तो ये रिटेल मार्केट है, जिसमें हम एक एक बनी बनाए उत्पाद को बेचते हैं, थोक के भाव में इकट्ठा नहीं बेचते हैं, एक एक वस्तुओं को बेच सकते हैं। जो छोटे दुकानदार जो हमें जो चीजें या वस्तुएं अवेलेबल करवाते हैं वो फुटकर व्यापार के रूप में जाने जाते हैं। ये भी 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, नगरीय भी हो सकते हैं, ग्रामीण भी हो सकते हैं। तो नगरीय में आपकी पाठ्य पुस्तक में श्रृंखला भंडार दिया गया है। तो क्या होता है श्रृंखला भंडार, तो श्रृंखला भंडार में जो उत्पादन किया जाता है वो बहुत ही निम्न सेवाओं पे सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। पहली बात, बहुत ही कम दर पर हमें सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि अपने घरेलू स्तर पे ही ये चीजों को मैन्युफैक्चर करके बना के आप लोगों को दे दे। जैसे हमें गरम मसाला की आवश्यकता है तो ये कोशिश करेंगे गरम मसाला दुकान में बना के आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दे। तो ये श्रृंखला भंडार प्रकार के हमारे क्या है, व्यापार है। फिर डाक ऑर्डर के द्वारा, तो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है ये चीजें कि आपको विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो केवल दूरभाष और इंटरनेट के माध्यम से आप लोग अपने पास मंगवा लेते हैं, तो इसको डाक ऑर्डर के रूप में जानते हैं। फिर सुलभ बाजार केंद्र है, तो सुलभ बाजार केंद्र का मतलब हो गया एक ऐसा मार्केट जो शहर में प्रचलित है, जैसे कपड़ों का एक मार्केट हो गया है, गहनों का एक मार्केट हो गया है, पतंग विक्रेताओं का एक मार्केट हो गया है, साइकिल का एक बड़ा मार्केट हो गया है। तो ये सुलभ बाजार केंद्र के रूप में अवेलेबल हो जाते हैं। फिर हो गया है लोक वितरण योजना, तो ये सरकार के द्वारा कुछ बाजार स्टेब्लिश किए जाते हैं जिनको हम लोक वितरण योजना के रूप में जानते हैं। फिर देखो फुटकर व्यापार, यानी जो हमारा जो वस्तुएं जो बेची जा रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेची जाती है, रिटेल मार्केट जिसको कह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ये अलग प्रकार के दिखाई देंगे। जैसे आवधिक बाजार हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाट बाजार कहते हैं। आवधिक का मतलब हो गया निश्चित अंतराल पे लगने वाला मार्केट, वो साप्ताहिक हो सकता है, महीने में 1 या 2 बार हो सकता है, या फिर मंथली हो सकता है, या साल में 1 बार भी हो सकता है। इस प्रकार के मार्केट भी होते हैं। तो आवधिक बाजार हो सकता है, फिर फेरी वाला कोई मार्केट हो सकता है, फिर लोक वितरण स्कीम के रूप में कोई जो ट्रेड व्यापार जो सेवाएं हैं वो अवेलेबल हो सकती है। उसके बाद में तृतीय क्रियाकलापों में हम शामिल कर रहे हैं परिवहन को, ट्रांसपोर्टेशन को, जिसमें रेल परिवहन हो सकता है, सड़क परिवहन हो सकता है, जल परिवहन हो सकता है और वायु परिवहन हो सकता है। अब देखो हम जब सड़क परिवहन या रेल परिवहन का अपन यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, तो इसके अनुपात में हमें पैसा देना होता है। जैसे मैं जयपुर से दिल्ली जा रहा हूं तो मुझे
250 या फिर 500 रुपए देने पड़ेंगे, तभी मैं जयपुर से दिल्ली जाऊंगा। तो जो व्यक्ति मुझे लेके गया है वो कोई नई चीज बना के नहीं दे रहा, उसने केवल मेरे को परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ा है। तो क्योंकि उसने मुझे सर्विस यानी सेवा प्रोवाइड करवाई है, उसके अनुपात में मुझसे 250 या फिर 500 रुपए उसने लिए हैं। तो ये जो परिवहन है इसको हम रेल परिवहन के रूप में जान सकते हैं, ऐसा ही सड़क परिवहन के रूप में हो सकता है, जल परिवहन से भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, और वायु परिवहन से भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप आंतरिक जल परिवहन कर रहे हैं यानी किसी देश के अंदर ही आप परिवहन करें, जैसे मुंबई से आप कोलकाता चले गए जल परिवहन के माध्यम से, ये हो सकता है आंतरिक। और एक महासागरीय हो सकता है जिसमें हम देश के बाहर भी जा सकते हैं, जैसे मैं इधर गुजरात से एक जहाज में बैठता हूं और मैं ईरान चले गया या सऊदी अरब चले गया या फिर पाकिस्तान चले गया, ठीक है। इस तरह से मैंने जहाज के माध्यम से यानी महासागरीय या जल परिवहन का यूज कर लिया है। तो ये नेशनल, सिंपल भाषा में नेशनल और इंटरनेशनल हो सकता है। फिर वायु परिवहन का भी सेम ही है कि ये भी नेशनल हो सकता है, यानी दिल्ली से मुंबई हो सकता है, दिल्ली से जयपुर हो सकता है, या फिर देश के बाहर हो सकता है, जैसे मैं दिल्ली से अमेरिका चले गया, तो ये अंतरराष्ट्रीय हो गया है। तो जल परिवहन, वायु परिवहन ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी हो सकते हैं और अंतरदेशीय भी हो सकते हैं, जबकि सड़क और रेल परिवहन सामान्यतः अंतरदेशीय होते हैं हमारे एशिया महाद्वीप में। हालांकि ये भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होते हैं, जिसको आगे अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। तो परिवहन को भी हमने तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत ही शामिल किया है। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन, संचार की। संचार सुविधाएं भी क्या है, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत ही शामिल होती है। तो देख लेते हैं। देखिए, इसमें संचार यानी कम्युनिकेशन डिपेंड करता है परिवहन के साधन पे। संचार का जो माध्यम होगा वो परिवहन पे कैसे डिपेंड करेगा, जैसे हमने कोई चिट्ठी भेजी किसी सरकारी कार्यालय में, तो वो सरकारी कार्यालय में जो चिट्ठी भेजी है उसको कौन लेके जाएगा, डाकिया लेके जाएगा। जो पोस्ट मास्टर होगा वो लेके जाएगा। तो वो लेके जाएगा तो वो पैदल तो चलने से रहा, क्या हो सकता है वो पैदल भी जा रहा है तो परिवहन तो कर रहा है, या फिर वो मोटरसाइकिल से जाएगा, जैसे डाकघर से लेके गया और जिस कार्यालय में लेके जा रहा है उसमें वो मोटरसाइकिल का यूज करेगा, कार का यूज करेगा, या फिर किसी अन्य साधन का यूज करेगा, तो वो परिवहन के साधन के अंतर्गत ही शामिल होता है। तो कम्युनिकेशन, संचार डिपेंड करता है परिवहन के साधनों के ऊपर। उसके बाद में संचार के अंतर्गत दूरसंचार भी हो सकता है, जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, जिसको अपन दूरभाष यानी मोबाइल के रूप में जानते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो भू लाइन के रूप में होते हैं या फिर मोबाइल के रूप में होते हैं। भू लाइन में क्या होगा, तार के माध्यम से हमारी कनेक्टिविटी होती है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो तार के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। मोबाइल के इसमें किसी भी प्रकार का तार होता नहीं है, हम एक तरह से जो रेडियो विकिरण है उसके माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। फिर संचार में श्रव्य दृश्य प्रकार का भी हमारा कम्युनिकेशन होता है। अब श्रव्य दृश्य का मतलब क्या हो गया, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देखकर तो सुन नहीं रहे। न्यूज़पेपर हमें खुद बोल के नहीं सुनाता है कि आज शहर में ये घटना हो गई या इतनी बरसात हो गई या फिर आज ऐसा मौसम होने वाला है। न्यूज़पेपर किस प्रकार का है, दृश्य साधन है, जिसको हम देखकर सूचना ग्रहण कर रहे हैं। टीवी में क्या होगा, टीवी में हम घटनाओं को देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो ये किस टाइप का हो गया है, तो श्रव्य और दृश्य प्रकार का हो गया है। इसी तरह से टीवी भी क्या हो गया है, श्रव्य दृश्य प्रकार का हो गया है। इधर आप लोगों को डायग्राम में भी समझाया गया है कि फिल्म हो गया है, रेडियो हो गया है, टीवी हो गया है, मुद्रण मीडिया हो गया है, ये श्रव्य दृश्य प्रकार के हो सकते हैं। क्या अंतर है श्रव्य दृश्य में, मैंने बता दिया है। उसके बाद में हम सेवाओं का वर्गीकरण करेंगे। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत मेनली शामिल ही क्या किया जा रहा है, तो सेवाएं शामिल की जा रही है। तो सेवाएं किस प्रकार की होती है, मौद्रिक बीमा के रूप में हो सकती है, बीमा की कोई सेवा हो सकती है, अचल संपदा से रिलेटेड कोई सेवा हो सकती है, व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं हो सकती है, जिसके भी 3 सब टॉपिक्स आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, जिसमें व्यक्तिगत, सरकारी और गैर सरकारी संगठन के रूप में ये सेवाएं अवेलेबल है। आगे चलते हैं, व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं, तो व्यापारिक केंद्रों को जान लेंगे। तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत हम बनी बनाई वस्तुओं को बेचकर जो कार्य संपादित करते हैं, या व्यापार वाणिज्य की, जिनको हम व्यापार वाणिज्य की श्रेणी में शामिल करते हैं, जिन केंद्रों में इस प्रकार की गतिविधियां होती है उन्हें व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण केंद्र के रूप में जाना जाता है। देखो क्या कहा जा रहा है, तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत हम बनी बनाई वस्तुओं को क्या करते हैं, है ना, अवेलेबल करवाते हैं,
बनी बनाई वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। और जहां पर ये गतिविधि होती है, बनी बनाई वस्तु को खरीदना बेचना, उन्हें हम व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण केंद्र के रूप में जानते हैं। फिर इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, तो ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र। क्लियर? देखो फिक्स है, एकदम सीधी सी बात है कि व्यापारिक केंद्र में क्या होगा, तृतीयक क्रियाकलापों का जहां खरीदना और जहां बेचने का काम हो रहा है, उसको तो हम क्या कह रहे हैं, व्यापारिक केंद्र। अब ये व्यापारिक केंद्र का दो सब कैटेगराइज कर दिया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में। एक तो ग्रामीण व्यापारिक केंद्र या विपणन केंद्र हो सकता है, दूसरा नगरीय या अर्बन जो विपणन केंद्र है उसके रूप में बांटा गया है। अब आगे चलेंगे, क्या है ग्रामीण विपणन केंद्र? तो ये विपणन केंद्र छोटी जनसंख्या वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। क्लियर है? आप लोग जानते हैं कि गांव का एरिया एक छोटा एरिया होता है, और जहां पर ग्रामीण विपणन केंद्र होगा वो भी छोटा होगा, तो वो लोगों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो किस रूप में हमें ये दिखाई देते हैं? तो ये स्थानीय बाजार के रूप में दिखाई दे सकते हैं, फुटकर व्यापारिक केंद्र, और आवधिक बाजार यानी हाट बाजार के रूप में हमें दिखाई दे सकते हैं। अंग्रेजी में होलसेल मार्केटिंग, रिटेल मार्केटिंग और रिमोट मार्केट के रूप में ये बाजार हमें अवेलेबल हो जाते हैं। अब रिमोट मार्केट में क्या है कि किसी दूर दराज के क्षेत्र में कोई बाजार लग रहा है, उसको अपन रिमोट मार्केट के रूप में जानते हैं। हो सकता है किसी पहाड़ी क्षेत्र पे कोई निश्चित जगह पर कोई मार्केट लगता हो जो गांव से दूर हो, थोड़ा डिस्टेंस पे हो, वो रिमोट मार्केट हो गया है। अब नगरीय विपणन केंद्र, तो नगरीय विपणन केंद्रों में उच्च स्तरीय सेवाएं बड़े पैमाने पर अवेलेबल होती है भाई। क्लियर है? यहाँ पे छोटे पैमाने पे सर्विस अवेलेबल है, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर हमें सेवाएं उपलब्ध होती है। किस प्रकार की सेवाएं होगी? तो शैक्षणिक सेवाएं हो सकती है, यानी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर की सेवाएं हो सकती है। जैसे आपने 12th पास कर लिया है, अब आपको गांव छोड़कर शहर जाना पड़ेगा, क्योंकि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सामान्यतः गांव में नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं? अर्बन एरिया में होते हैं। तो उच्च स्तर की सर्विस कहाँ प्रोवाइड की जा रही है? नगरीय क्षेत्रों में। उसके बाद में चिकित्सा सेवाएं हो सकती है, तो बड़ी चिकित्सा सेवाएं आपको नगरीय केंद्रों में देखने को मिल जाएगी। जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो सब नगरीय क्षेत्रों में होते हैं, तो नगरीय विपणन केंद्र के रूप में एस्टेब्लिश हो गए। परामर्शदाता केंद्र हो सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के पार्क, सिनेमा से संबंधित जो सेवाएं हैं वो आप कहाँ ग्रहण करते हैं? तो नगरीय केंद्रों में ग्रहण करते हैं। अब आगे चलते हैं, डिफरेंस जान लेना बच्चों, यहाँ पर छोटे या लघु स्तर पर आपको सेवाएं अवेलेबल होती है, जबकि नगरीय विपणन केंद्र में आपको बड़े स्तर पर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। ये सेवाएं आपको ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत परिवहन। तो परिवहन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है परिवहन? परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिसमें व्यक्तियों, विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो आपको ये बेटाओ याद करना है, ऐसा का ऐसा आपके पाठ्य पुस्तक में इसकी डेफिनेशन दी गई है। हो क्या रहा है, जहां पर व्यक्तियों और विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हैं, वो किस रूप में शामिल की जा रही है? परिवहन के रूप में। क्लियर है? व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे ट्रेन, बस के माध्यम से लेके जाया जा रहा है, उसी तरह से विभिन्न प्रकार के स्टॉक, सामग्री या माल को भी हम बस, ट्रक या फिर अन्य जो साधन है उससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हैं, तो वो परिवहन का साधन ही होगा। फिर आधुनिक समाजों में वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता प्रदान करने में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस देश में परिवहन की सुविधा ज्यादा तेज होगी वह देश उतना ही विकसित होता है। आपने खूब सुन रखा होगा, और यहाँ पर भी ये चीज लागू हो रही है कि आधुनिक समाजों में वस्तुओं का उत्पादन की वस्तु का प्रोडक्शन कैसे होगा, तो वो परिवहन पर डिपेंड करता है। जैसे हमने मोटरसाइकिल बनाई किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, अब ये मोटरसाइकिल शहर के विभिन्न भागों में अपन को भेजनी है, मोटरसाइकिलें भेजनी है, तो उसके लिए परिवहन के साधन होने चाहिए। जितनी तेज गति में हम अवेलेबल करवाएंगे उतनी तेज गति में इस प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं का जो लाभ है वो लोग ले पाएंगे। तो डिपेंड कर जाता है किस पे? परिवहन के साधन पे। उसके बाद में परिवहन का मेजरमेंट यानी माप कर लेते हैं। तो परिवहन देखो किस से मेजरमेंट कर सकते हैं? परिवहन का दूरी के हिसाब से कर सकते हैं हम। समय के रूप में परिवहन को हम माप सकते हैं कि कितने किलोमीटर या कितने घंटे में आप लोग पहुंच जाएंगे या फिर आप आ जाएंगे, इस तरह से। तो समय के रूप में अपन इस तरह से परिवहन का मेजरमेंट कर सकते हैं। और लागत यानी किराए के रूप में कर सकते हैं। जैसे मेरे को पता है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली से जयपुर आने का किराया 500-600 रुपए से ज्यादा नहीं होगा सामान्यतः।
लेकिन मेरे को वो ये भी पता है कि जैसे मेरे को दिल्ली से जैसे केरल जाना है, तो मेरे को पता है जेब में कम से कम 2-3 हज़ार रुपए तो होने ही चाहिए। तो मैंने किससे मेज़रमेंट कर लिया है? मैंने लागत यानी किराया से मेज़रमेंट कर लिया है कि दूरी कितनी होगी। 3000 यानी ज़्यादा दूरी, 500 यानी कम दूरी। इसी तरह से समय के रूप में कि आप कितने टाइम में पहुँच जाएँगे, तो जैसे 6 घंटे में पहुँच रहे हैं तो मेरे को पता है 300-400 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, और आधे घंटे में पहुँच रहे हैं तो मेरे को पता है कि 10-20 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो समय के रूप में अपन इसको मेज़रमेंट कर सकते हैं या फिर माप सकते हैं। दूरी के हिसाब से कर ही लेंगे कि 20 किलोमीटर है या फिर 500 किलोमीटर है। क्लियर है? तो परिवहन का माप 3 प्रकार से दूरी, समय और लागत के रूप में हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अब आगे चलेंगे। परिवहन को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों को यहाँ पे शो किया गया है। देखो, परिवहन को प्रभावित करती है जनसंख्या। जिस क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या होगी वहां पर परिवहन की उतनी ही ज्यादा डिमांड होती है बेटाओ। जनसंख्या सघन है तो परिवहन उतनी क्वांटिटी में परिवहन की मांग भी होगी। फिर भू क्षेत्र भी, अगर प्लेन एरिया है तो परिवहन सुविधाएं आसानी से अवेलेबल होगी, और अगर हमारे आड़ा तिरछा या ऊपर नीचे का कोई क्षेत्र है तो वहां पे परिवहन सुविधाएं सुलभ नहीं होगी, या फिर मुश्किल से हमें परिवहन की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होगी। परिवहन के प्रकार भी पूछे जाते हैं आपसे कि परिवहन के प्रकार बताइए, तो स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, ये परिवहन के प्रकार है। इसको अगले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें केवल अभी एक छोटा सा अपन एनालिसिस कर लेते हैं कि स्थल परिवहन सड़क परिवहन के रूप में हो सकता है और रेल परिवहन के रूप में हो सकता है। हम सड़क के माध्यम से ट्रेवल कर सकते हैं और रेल के माध्यम से हम ट्रेवल यानी परिवहन कर सकते हैं। जल परिवहन राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो मैंने बताया था, और वायु परिवहन भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो सकता है। आगे चलते हैं हम। देखो बच्चों, कम्युनिकेशन को अब अपन पढ़ेंगे यानी संचार। तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत संचार भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि वर्तमान समय में प्रासंगिक है। विदाउट कम्युनिकेशन हम 2 मिनट भी नहीं रह सकते। जैसे आज ही हम लोगों को कहा जाए कि आज से मोबाइल आपकी जिंदगी से डिलीट, खत्म, तो क्या हम हमारे दोस्त मित्र रिश्तेदारों से आज बात कर पाएंगे क्या व्हाट्सएप पे? नहीं कर पाएंगे। क्या हम ऑनलाइन स्टडी कर पाएंगे क्या जो मोबाइल के माध्यम से अपन कर रहे हैं? तो नहीं कर पाएंगे। तो संचार कम्युनिकेशन प्रेजेंट टाइम में बहुत प्रासंगिक साधन हो गया है। इसके बिना हमारा क्षण भर भी नहीं कटता है। तो ये जो संचार है, कम्युनिकेशन है, ये भी तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत महत्वपूर्ण सर्विस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो संचार सेवाओं में शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों के प्रेषण को हम शामिल करते हैं। क्लियर है? कम्युनिकेशन में शब्द हो सकता है, जैसे कोई लेटर मेरे घर पे आ रहा है किसी सरकारी कार्यालय से, तो वो शब्दों के रूप में हम पढ़ते हैं और इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। फिर संदेश हो सकता है, जैसे व्हाट्सएप पे कोई संदेश आ गया। ठीक है, तथ्यों और विचारों का प्रेषण हो सकता है, जैसे मैगजीन पढ़ रहे हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के फैक्ट्स अपन को दिख जाए, या फिर पाठ्य पुस्तक के कोई फैक्ट्स अपन जान सकते हैं। और विचार हो सकते हैं, जैसे किसी राइटर के विचार हो गए। तो ये सब किस रूप में है? तो कम्युनिकेशन यानी संचार के रूप में है, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन यानी सूचना प्राप्त होती है। अब हम आगे चलेंगे। प्राचीन काल में देखो संचार किस प्रकार से किया जाता था, यह आपके चैप्टर में दिया गया है। प्राचीन काल में संचार व सूचनाओं का आदान प्रदान मनुष्यों के द्वारा होता था, पशु पक्षियों के माध्यम से होता था, नगाड़ों की आवाज के माध्यम से होता था, धुएं के संकेत आदि के माध्यम से संपादित होता था, जिसमें समय अधिक लगता था और अनिश्चितताएं ज्यादा होती थी, यानी फिक्स नहीं होता था कि इंफॉर्मेशन पहुंच गई या फिर नहीं पहुंची। देखो, आप लोगों ने खूब कहानियां सुन रखी होगी कि एक राजा है, एक रानी है, और राजा के पास एक तोता आता है, देन वो रानी का लेटर लेके आता है। ऐसा आपने सुन रखा होगा। तो प्राचीन काल में इस तरह की कम्युनिकेशन पशु पक्षियों के माध्यम से हुआ करते थे। ठीक है, या फिर कोई घोड़ा है, उसके गले में हमने कोई सूचना बांध दी है, अब वो घोड़ा अपने आप किसी दूसरे स्थान पर जाकर वो चले जाएगा, फिर उसको जैसे राजा या रानी ने देख लिया और सूचना हमें मिल गई। इस तरह से तो पशु पक्षियों से हो सकता है। नगाड़ों की आवाज के माध्यम से पहले हुआ करता था, जैसे राजा एक राज्य से थोड़ा सा डिस्टेंस में दूसरे राज्य में जा रहा है, अब राजा वहां पे पहुंच गया, तो अपन को कैसे पता लगेगा कि पहुंच गया? तो क्या करते थे, राजा जिस स्थान से जा रहा है वहां से जाने के पश्चात वो क्या करता था, नगाड़े बजवा देता था। आप लोगों को रिमेम्बर होगा, जैसे अकबर जो है वो दिल्ली से चला और दिल्ली से अजमेर के बीच में जाता है, नवाज शरीफ की दरगाह में जाते हैं वो, तो उनकी माताजी की इच्छा थी कि वो पहुंच गया अकबर, इस बात का मुझे पता कैसे चलेगा? तो उन्होंने ये व्यवस्था करवाई थी कि प्रत्येक 1 कोस की डिस्टेंस पे इन्होंने एक मकबरा बनवा दिया, जिसपे जो नगाड़ा बजाने वाला है उसको बैठा दिया था। फिर जैसे अकबर पहुंचे, नगाड़ा बजा, 1 कोस की डिस्टेंस पे दूसरे ने उसे सुना, उसने बजाया, फिर तीसरे ने सुना, उसने बजाया, और ऐसे करते करते जो दिल्ली तक जो नगाड़ा है वो एक लाइन में इस तरह से बज गया,
और महारानी को पता लग गया कि हाँ अकबर जी जो दरगाह है वहां पर पहुंच गए। तो नगाड़ों की आवाज हो सकती थी। फिर जैसे किसी राज्य में कोई युद्ध हो गया तो इसकी सूचना सब सैनिकों को या राज्य के नागरिकों को देना है तो नगाड़े बजा दिए जाते थे। तो ये कम्युनिकेशन यानी संचार के साधन ही हुआ करते थे। धुएं का संकेत हो सकता है, ये सब किस प्रकार के साधन है? तो प्राचीन काल में कम्युनिकेशन के साधन हुआ करते थे। अब हम बात करेंगे वर्तमान समय में। वर्तमान समय में इंटरनेट के आगमन से सूचना तंत्र में व्यापक क्रांति हो गई बच्चों। इंटरनेट जब से आया है तब से ये वाली सारी चीजें गौण हो गई है। इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं रही, प्राचीन काल के कम्युनिकेशन की जरूरत ही खत्म हो गई है। इवन यहाँ तक कि लिखे हुए पत्र की भी हमें अब आवश्यकता नहीं है। अब विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यालय हमें इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं अवेलेबल करवा देते हैं। हमने किसी विभाग को मेल किया, मेल का रिप्लाई हमें मोबाइल पे या फिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे प्राप्त हो जाता है और एकदम फिक्स सूचना इसमें प्राप्त होती है। तो वर्तमान समय में इंटरनेट के आगमन से सूचना तंत्र में व्यापक क्रांति हो गई है तथा दूरसंचार तंत्र मोबाइल ने संचार की परिवहन पर निर्भरता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इसको बेटाओ अंडरलाइन कर लेना। यहाँ पर प्राचीन काल में परिवहन के साधन इंपोर्टेंट हुआ करते थे, यहाँ पर अब वर्तमान समय में परिवहन के साधन गौण हो गए। जैसे मैं किसी सरकारी कार्यालय को जीमेल कर रहा हूं कि ये समस्या है हमारी कॉलोनी में, तो मैंने मेल डाल दिया है। अब जो नगर निगम है उसने मेल देख लिया है, देन समस्या का समाधान कर दिया है। अब ये जो सूचना मैंने भेजी है इसमें क्या परिवहन की आवश्यकता पड़ी है क्या? कोई डाकिया है जो मेरे इस व्हाट्सएप को या मेरे इस लेटर को लेके गया है? नहीं लेके गया है। कल इंटरनेट के माध्यम से मैंने क्लिक किया, यहाँ टाइप किया, क्लिक किया और उस संबंधित विभाग को वो सूचना पहुंच गई। तो परिवहन पर जो निर्भरता है वो पूरी तरह से प्रेजेंट टाइम में खत्म हो चुकी है। अब प्रमुख साधन के रूप में हम देखते हैं रेडियो हो गया है, टीवी हो गया है, इंटरनेट हो गया है, उपग्रह हो गया है, अखबार हो गया है और पत्रिकाएं इसमें शामिल है बेटाओ। अब ये किस प्रकार के साधन है? तो इसको श्रव्य दृश्य के रूप में हमने बांट ही लिया है। जैसे टीवी किस प्रकार का साधन है तो इसको सुन सकते हैं यानी श्रव्य, देख सकते हैं यानी दृश्य, तो श्रव्य दृश्य। अखबार है तो किस तरह का हो गया है? केवल दृश्य साधन है, श्रव्य नहीं है, क्योंकि अखबार हमें सुनाता नहीं है, सूचना है। इस तरह से रेडियो हो गया तो रेडियो केवल श्रव्य है, वो दृश्य नहीं है। रेडियो में हम सूचनाओं को देख नहीं पाते हैं, हम केवल सुनते हैं। अब आगे चलते हैं। सेवाएं, सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती है। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती है, कुछ लोगों को, और कुछ उद्योग तथा लोगों दोनों को ही चलाती है। जैसे परिवहन तंत्र तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। देखो कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती है तो कुछ लोगों को और उद्योगों को दोनों को ही चला देती है। क्लियर है? उद्योग का मतलब मैन्युफैक्चर किया अपन ने सामान तो उद्योग चल रहे हैं, और कुछ उद्योग तथा लोग दोनों को ही परिवहन या फिर सेवाओं के रूप में अपन को देखने को मिलती है, जैसे परिवहन तंत्र हो गया है। अब उच्च स्तरीय सेवाओं की बात कर लें। निम्न स्तरीय सेवाएं जो कि आपने लेक्चर के शुरू में पढ़ा था। उच्च स्तरीय सेवाओं में चिकित्सक, वकील, अध्यापक, परामर्शदाता, लेखाकार की सेवाएं शामिल है। और निम्न स्तरीय सेवाओं में धोबी, माली, नाई, चालक, नलसाज आदि की सेवाएं शामिल है। क्या अंतर होता है ये वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया गया था। आपके पाठ्य पुस्तक में इस तरह से सेवाओं का डिवीजन किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, आपको ये पता होना चाहिए बच्चों। नोट करके लिख लेंगे कि संगीत, कला और साहित्य के क्षेत्र में कामगारों को विशिष्ट श्रेणी में पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए असंगठित क्षेत्र के कामगार दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं। तो ये हमारे अलग अलग प्रकार के हमारे तृतीय गतिविधियों में शामिल लोग हैं। क्लियर बच्चों? पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत सारा कंटेंट कवर करने का प्रयास किया है। हम लोगों ने कोशिश करी है कि हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को जान सके। इसी उद्देश्य से हमने ये वीडियो बनाया है। आई होप आप सब लोगों को ये जो कंटेंट प्रस्तुत किया है ये समझ में आया होगा। आप एक या दो बार देखेंगे तो आपको सारे डाउट्स और लिखा हुआ जो पाठ्य पुस्तक का जो मैटर है वो समझ में आ जाएगा। तो भूमिका ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत था। आप लोगों को अगर पार्ट 1 पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अब हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद बच्चों।